गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। आज क्या करना है हमें? पीवाई यूज करने हैं ना। यस मैम। अभी वेट कर लेते हैं 5 मिनट और बच्चों का, हम स्टार्ट करते हैं।
स्टार्ट कर रहे हैं ईएम वेव्स की न्यूमेरिकल। उसके बाद समय बचेगा तो हम लोग ऑप्टिक्स भी शुरू करेंगे। ख्याल करिए। ये इक्वेशन है, पहला क्वेश्चन देखो। पहला तुम्हें इक्वेशन दी हुई है मैग्नेटिक वेव की, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इक्वेशन दी हुई है। तो बताना है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होगी, ठीक है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो मैंने क्या बताया था, फेस तो सेम रहेगा, जो जिस फेस में मैग्नेटिक फील्ड है उसी फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। तो तुम्हें क्या करना है, एक तो पीक वैल्यू निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की और दूसरा डायरेक्शन। गुड इवनिंग मैम। तो ऑप्शन बताने हैं तुम्हें कि तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सा है। कौन सा लग रहा है फर्स्ट का आंसर। अच्छा, ई नॉट कैसे निकालोगे। E naught कैसे मैम निकालोगे? C इंटू बी नॉट। बी किसके बराबर था, ई नॉट सी। तो ई नॉट किसके हो जाएगा, बी नॉट अपॉन सी। ई नॉट कितना है तुम्हारे पास, 1.2 इंटू 10⁻⁻7। देखो इक्वेशन, ये वैल्यू है, ये बी नॉट की वैल्यू है ना, तो बी नॉट से ई नॉट निकालना आसान है। ये 3 इंटू 10⁸ देख, 10⁸ और ये क्या हो जाएगा 10⁸, एक सेकेंड। क्या फॉर्मूला था भाई, बी नॉट बाई ई नॉट इक्वल टू सी था ना। फॉर्मूला चेक करो, कल जो लिखवाया है मुझे बताना क्या फॉर्मूला था। मैम C इज इक्वल टू E नॉट बाई B नॉट। ना आ रहा है, हो गया ई नॉट इक्वल टू सी बी नॉट, सॉरी ई नॉट इक्वल टू सी बी नॉट है।
तो ई नॉट कितना हो जाएगा 3 इंटू 1.2 यानी 3.6 और एक 10 की पावर एक्स्ट्रा आएगी क्योंकि वो 10 की पावर 8 होगा, 10 की पावर एक एक्स्ट्रा तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, अब बताओ कौन सा है, तो तुमने पीक वैल्यू निकाल ली 36 है ई नॉट की। बाकी देखो फेस कौन सा होगा, एज इट इज आएगा। और डायरेक्शन बताओ, वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है? मैम -x। वेरी गुड, वेव -x में प्रोपोगेट कर रही है। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किस डायरेक्शन में है? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे मेरा के डायरेक्शन है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा यानी जे डायरेक्शन में होगा, तो बी और सी ऑप्शन तो तुम्हारे कैंसिल हो गए। अब तुम्हारे पास ए और बी में से कौन सा बचेगा? होगा या +36 होगा? +36। ठीक है, प्लस होगा। बाकी के एक दो और प्रतिष्ठा क्या कहती हो? आई नहीं क्लास में वो। भावना बताओ फिर। मैम पता नहीं। टिश देखो, ये के एक्स प्लस ओमेगा टी है यानी वेव्स जो है तुम्हारी -x डायरेक्शन। ठीक है, अब तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड ठीक है के वेक्टर में है, तो अभी तुम्हारा जो ये वाली वेलोसिटी होगी, हाँ गया, देखो यहाँ से देखो, एक्स माइनस ओमेगा टी का मतलब है कि जो तुम्हारी वेलोसिटी है और जो वेव प्रोपोगेट कर रही है वो कर रही है +x एक्सिस। और अगर ये साइन प्लस हो जाए यानी दोनों साइन प्लस की हो जाए के एक्स प्लस ओमेगा टी, इसका मतलब जो वेव है वो प्रोपोगेट कर रही है माइनस एक्स एक्सिस में है, इसकी वजह से यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड को क्या लगाया है, माइनस। तो इस आंसर है तुम्हारे पास ए। बी करो, पढ़ो एक बार क्वेश्चन बी क्या कह रहा है। मैं पढ़ के सुनाती हूँ क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो वाई एक्सिस में मूव करने के लिए कंस्ट्रेन किया गया है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो वाई एक्सिस में ही मूव करेगा। जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो स्पीड की 0.1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, 0.1 वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मौजूद है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में तुम्हें दिया हुआ है। तो तुमसे पूछ रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो एक्सपीरियंस करेगा उसकी वैल्यू बताइए, यानी मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स पूछा है। जो इलेक्ट्रॉन जहां ट्रेवल कर रहा है ना वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, तुम्हें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, अब पूछ लिया तुमसे फोर्स बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना आएगा, तो कैसे बताओगे? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगता है? चार्ज पार्टिकल, क्यू वी बी साइन थीटा। वेरी गुड, क्यू वी बी साइन थीटा। अब अगर फोर्स मैक्सिमम है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 1। तो तुम्हें चाहिए सिर्फ क्यू की वैल्यू और बी की वैल्यू और बी की वैल्यू। ठीक है, क्यू वी बी वेलोसिटी गिवन है, चार्ज भी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, है ना? निकालो कितना आएगा, करो।
क्या आया, QVB तो करना था, मल्टीप्लाई तो करनी है, क्या दिक्कत आ गई। चार्ज देखो कितना है, QVB चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻19। वेलोसिटी देखो कितनी है 0.1c, तो इसको लिख दो 0.1c मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से E0/c, तो E0 कितना है 30 और c की वैल्यू ऐसे थी, तो ये एक c से ये c कट गया। अब करो इसको, क्या होगा 1.6 इंटू 4.8, तो ये कितना आंसर आ गया 4, ये 30 से ये वाला पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो योर आंसर इज 4.8 इंटू 10⁻⁻19। इसमें क्या दिक्कत थी, QV है, VB गिवन है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो यहाँ से निकालो मैक्सिमम, मैक्सिमम पूछा यानी पीक वैल्यू चाहिए मुझे B0 की, तो कैसे निकालेंगे इस वाले फॉर्म से, E0 इक्वल्स टू CB0। अभी थर्ड करिए, the electric field of a EM wave is given by this। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए प्लेन EM वेव इज गिवन बाय दिस, यानी अब की बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x और y एक्सिस में है, तो इसका मतलब पूछा है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी इसके पर, अगर z डायरेक्शन क्या दिखा रही है, kz क्या दिखा रही है कि वेव प्रोपोगेट कर रही है z में, यानी ये मान लो ये z डायरेक्शन है, ये वेव प्रोपोगेट कर रही है, x और y के कहीं रिजल्टेंट में E0 का वेक्टर है, फील्ड है, तो अभी पूछा है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए। अच्छा मुझे बताओ जो K है इसको क्या बोलते हैं, जो K लिखा हुआ है, ये तुमने SHM में भी पढ़ा है, वेवलेंथ। लैम्डा को बोलते हैं वेवलेंथ। तो K क्या होता है, K इक्वल टू 2π/λ है ना, K है वो है 2π/λ। यहाँ पे K क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेव है ना, जो देखो K के साथ Z है, तो K को मैं बोल सकती थी K दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव अगर Z है, तो EM वेव अगर मुझे बताओ, EM वेव इसके क्या होगी परपेंडिकुलर, यस मैम। EM वेव की डायरेक्शन क्या होगी परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे Z पता है कि मेरी जो नेट फील्ड है, देखो एक सेकंड सुनो, तीन डायरेक्शन होती हैं, एक एक्स एक्सिस, एक Z और एक तुम्हारे पास Y एक्सिस। अब तीनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए, एक तो तुम्हारी ये मान लो वेव प्रोपोगेशन, तीसरा तुम्हारा दूसरा टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरी टर्म है तुम्हारी मैग्नेटिक, ये अब तुम्हारी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे होंगी। अब देखो वेव तो तुम्हें गिवन है कि Z में है ही है, पर मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है कि x + y कैप में है, ऐसे इस मैग्नीट्यूड से है E0 से। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसी क्या होनी चाहिए कि वेव प्रोपोगेशन Z मिल जाए, कैसे निकालेंगे, वेव प्रोपोगेशन क्या मिल जाए तुम्हें Z मिले, तो वो कैसे मिलना चाहिए बोलो, वेव की डायरेक्शन जो आई है Z, बच्चे वो कैसे आई होगी E क्रॉस B करके ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकाल रहे हैं K, जो K है यानी प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, जिसको मैं Z बोल रही हूँ, जो वेव की प्रोपोगेशन है वो E के भी परपेंडिकुलर होगी और B के भी परपेंडिकुलर होगी, हाँ या ना, यहाँ तक देखो। यस मैम। जो वेव की डायरेक्शन Z है वो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, तो कैसे निकालेंगे, A क्रॉस B करेंगे भी परपेंडिकुलर के लिए, तो मैंने A क्रॉस B किया, तो अब देखो कैसे निकालोगे B की वैल्यू, Z तुम्हें रिजल्टेंट दिया हुआ है उसका और ये E क्रॉस B गिवन है, तो अभी तुम्हें B निकालना है, हाउ कैन यू फाइंड बताओ,
कैसे निकाल सकते हो बी की वैल्यू, कि तुम्हें के की वैल्यू जेड मिले, ये आना ही चाहिए, तो कैसे करेंगे? क्या करें? जो तुम्हारा, एक काम करो, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है इसका यूनिट वेक्टर कर लो, यानी ये यूनिट वेक्टर निकाल लो, है ना। दोनों के यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा? एक्स प्लस वाई कैप का यूनिट वेक्टर क्या होगा? ई वेक्टर अपॉन ए मैग्नीट्यूड ऑफ ई, यही होता है। तो इसका लिखो, भाई यूनिट वेक्टर निकालना आना चाहिए ना। तो ये देखो एक्स में होगा तो आई कैप, वाई का जे कैप, तो वन और वन इनका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना हो जाएगा? √1 प्लस √1 अंडर √1 प्लस 1 √2, ये इसका यूनिट वेक्टर आया। तुमने मल्टीप्लाई कर दिया बी वेक्टर से, ठीक है, ये जेड आना चाहिए। तो बताओ ये कब, ये जेड कैसे आएगा? जब बी वेक्टर कितना होगा बहुत बच्चों, बोलो, बी यूनिट वेक्टर कितना होना चाहिए कि तुम्हें ये जेड मिले? या फिर यूनिट वेक्टर के बिना भी कर सकते हो। देखो यूनिट वेक्टर में ये है कि मल्टी, यहाँ पे तुम्हें जो एक्स वाई दिया है ना, ये यूनिट वेक्टर में दिया है ना। ये एक्स और वाई कैप दिए हुए हैं, एक्स कैप प्लस वाई कैप, इसका मतलब क्या है? ये यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर को पहले तुम वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मैंने इस यूनिट वेक्टर को क्या लिख दिया? आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2। तो अब मैग्नेटिक फील्ड, अब मैं बताओ कि तुम्हें जे कैप कब मिलेगा? जब आई प्लस जे को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जेड मिले? बोलो किससे मल्टीप्लाई करूं? ये होगा ना आई क्रॉस जेड क्रॉस के, तो आई और जे को करोगे तो के मिलेगा, है। आई और जे को मल्टीप्लाई करोगे तभी तुम्हें के मिलेगा, तो वो कैसे करें? जे रख दो यहाँ पर। देखना ऐसे मिलेगा क्या? बी वेक्टर माइनस आई कैप प्लस जे कैप, आई आई जीरो और जे जे भी जीरो, ये तो जीरो बना देगी। ट्राई करने से तो के की डायरेक्शन मिलेगी। यूनिट ट्राई करें आई प्लस जे कैप बाय √2, और ये मुझे वेक्टर मिलना चाहिए बी, ई वेक्टर। तो बी यूनिट वेक्टर को क्या करें कि जेड मिले? क्या आएगा? तो दोनों फील्ड में √2 जेड और आई प्लस जे। चलो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना कल से ही डाउट में है ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को भी डाउट में ही लिख लेते। ये क्वेश्चन कल से ही डाउट में, ठीक है। मुझे भी इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि ये कैसे निकाला है, और नहीं हो रहा है। आई हैव टू सी दिस, ओके। चलो अगले सवाल पे आ जाओ, रहने ही देते हैं इसको। अगली क्लास में मैं इस क्वेश्चन को एक बार समझा दूंगी कि कैसे क्या किया है, ठीक है। एक बार स्टडी करके अगले सवाल पे आ जाओ। अब फोर्थ क्वेश्चन करो, फोर्थ सवाल करो।
के का क्रॉस वेक्टर अगर हम करें, अच्छा अगर इस क्वेश्चन को अगर ऐसे करें, एक बार देखना, अगर इस सवाल को अगर मैं ऐसे करूं, ऐसे नहीं कर सकते कि मेरे पास आई कैप, जे कैप और के कैप है, ठीक है। आई कैप में मेरे पास देखो क्या है, एक्स है ना, तो इसको क्या लिख दें, 1/√2 मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और जे में भी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 1/√2 है। के कैप में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई। फिर मैग्नेटिक फील्ड के लिए मुझे मालूम नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं डिनोट कर लेती हूँ कि एक्स वाई है, और के कैप में मैग्नेटिक फील्ड 0 होनी है, ये तो पता ही है के में, क्योंकि के में जेड डायरेक्शन में ऑलरेडी हमारे पास क्या है, प्रोपोगेशन। अब तीस देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड, और अगर प्रोपोगेशन के लिए लगाएं तो एक्स में भी 0, वाई में भी 0, के में कितना है, के जेड यानी 1 है अगर मानू, तो बी की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं क्या, या ई, एक सेकंड, या फिर अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक सेकंड सुनना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का और जो तुम्हारी ये वेव है प्रोपोगेशन वाली, इसका अगर क्रॉस करें तो मिलेगा, इन दोनों का क्रॉस, इन दोनों का क्रॉस आना चाहिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड। करना, एक बार बी को हटा दो, बी को हटा दो, करना, बी हट गई। आई कैप में कितना आया, दिस 1/√2, आई कैप में ये हटा, ये हटा, तो 1/√2 माइनस 0, माइनस जे कैप, तो जे कैप में ये हट गया 1/√2 माइनस 0, के कैप कितना आया, ये हट गया, ये हट गया, 0 0, तो के कैप तो आया ही नहीं, तो ये कितना आया, माइनस, सॉरी प्लस का आई कैप माइनस का जे कैप /√2। ये तुम्हें क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड देगा ना, इन दोनों, भाई दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड देगा, ई और बी का, तो ये तो प्लस आई माइनस जे कैप आ रहा है, ठीक है, प्लस आई माइनस जे कैप, यानी माइनस एक्स, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस नेगेटिव है। और आंसर में उल्टा है, आंसर में आ रहा है माइनस आई प्लस जे, ये कैसे गड़बड़ है फिर, ये एक्स प्लस वाई, हमने साइन तो बिल्कुल सही लगाए हैं, आई क्या 1/√2, देखना पड़ेगा भाई, आ तो गया, आंसर तो एकदम सही आ गया, पर इसके साइन में गड़बड़ आई है। मैग्नेटिक फील्ड आ गया, देखो ये आ गया एक्स डायरेक्शन, एक्स वेक्टर और माइनस वाई वेक्टर, तो एक्स माइनस वाई वेक्टर हमारे पास कौन सा है, देखो सी ऑप्शन आ गया, वैसे तो देखें तो एक्स माइनस वाई वेक्टर है ना, बट मुझे यहाँ पे डायरेक्शन का इशू है, क्योंकि आंसर जो है वो है माइनस एक्स प्लस वाई, ए उल्टा साइन आ रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा कि ये क्या गड़बड़ है। ओके 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 ओके, ये भी मिल गई, ये गड़बड़ भी पता चल गई, देखो क्या है, कॉन्सेप्ट से सब निकल के आता है, देखो एक गड़बड़ से सारे आते हैं। हो गया, आ जाता है ऐसे क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से करने में। देखो कुछ मत करो, बहुत आसान तरीका, ई क्रॉस बी तुम्हें क्या दे रहा है, के, है ना, ई क्रॉस बी अगर के दे रहा है और तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो क्या करें, एक काम करो, आई जे के, पहले क्या करो, ये के क्या है, तुम्हारा प्रोपोगेशन वेक्टर है ना, तो ये कहाँ पे है तुम्हारा, जेड एक्सिस में, जिसको 1 बना दिया है ना, ये देखो जेड के, जेड एक्सिस में है तो जेड का के होता है, तो वहां पे 1 लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, यूनिट वेक्टर में बात कर रहे हैं तो 1/√2, जेड कैप में 1/√2, और ये के कैप में कितना आ गया, 0। अब इनका निकालो, ई क्रॉस के, ये क्या हो गया, हाँ, यानी के वेक्टर प्रोपोगेशन वेक्टर क्रॉस ई, ये क्या देगा तुम्हें, मैग्नेटिक फील्ड, देखो
आ गया भाई, आ गया। अब आई एक्सिस आई कैप में देखो कितना बना, -1/√2 हो गया, -1/√2। जे में लगाओ -j 0, ये हो गया +1/√2j। तो बी वेक्टर आ गया, ये यूनिट वेक्टर तुम्हारे पास, ये यूनिट वेक्टर है, तो यहां से मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बी यूनिट वेक्टर को 1/√2 ले लूं बाहर, ये हो गया माइनस का आई कैप प्लस जे कैप। तो बच्चों अगर ये यूनिट वेक्टर है तो सिर्फ और सिर्फ इनके एक्स और एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर मुझे लिखना हो तो क्या लिखूंगी, -x कैप प्लस वाई कैप। तो ये तो तुम्हें मिल गया। अब बाकी देखो जो साइन जो तुम्हारा फेस है वो सेम रहेगा। तो फेस किस में सेम है, साइन kz माइनस ओमेगा टी। तो -x में एक तो साइन kz दिया हुआ है और दूसरा तुम्हें कॉस दिया हुआ है। तो कॉस तो हम लेंगे ही नहीं क्योंकि फेस क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या सही है, ए ऑप्शन। देखो ये भी वेक्टर से ही निकाला है कि दो का क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें क्या देगा, दूसरे का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट है ना। अगर देखो दो वेक्टर हैं, मुझे बताओ वेक्टर क्या कहता है, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो तुम्हें क्या देगा, उन दोनों के परपेंडिकुलर वाला रिजल्टेंट है ना। कि ये मान लो ये वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है दोनों आपस में, तो इनका रिजल्टेंट आएगा वो भी इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। तो यहां से देखो मैंने इन दोनों के यूनिट वेक्टर लिखे ई और बी के, इन दोनों के यूनिट वेक्टर जो आएंगे वो परपेंडिकुलर होंगे तुम्हारे के कैप में, है ना, तीनों डायरेक्शंस परपेंडिकुलर है। अब इन्होंने ई और ये याद रखना, ये हमेशा ई क्रॉस बी होगा, कभी भी बी क्रॉस ई मत करना वरना गलत हो जाएगा सवाल। जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो हमेशा ई क्रॉस बी ही के बराबर आएगी, ठीक है। ई क्रॉस बी किया। अब देखो, अब तुम्हें निकालना क्या था, मैग्नेटिक फील्ड, जबकि ई और के तुम्हें गिवन है। तो अब मैंने क्या किया, क्रॉस ई, क्या निकालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, ठीक है, के क्रॉस ई किया। अगर आगे, अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड दी हो, मान लो अगली बार सवाल आ जाए, तो ये तो तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, ये नोट कर लो, ठीक है, बहुत अच्छा है, वरना ऊपर नीचे हो जाएंगे तो देखो साइन में गड़बड़ आ जाएगी, सी टिक हो जाता। और तीसरा, अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो और पूछा हो कि मैग्नेटिक फील्ड दिया हो और पूछा हो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तब क्या मल्टीप्लाई करोगे, के को पहले मल्टीप्लाई करोगे या बी को, सोचो एक बार। इक्वेशन देखो, ई क्रॉस बी इक्वल्स टू के, उल्टा करके देखें, बोलो, करके देखिए उल्टा, रिवर्स में क्वेश्चन में। अब ये समझ लो कि तुम्हें ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, सुनो, अभी एक काम करो, अब ये सोचो कि तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ये, अब तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा आना चाहिए x प्लस वाई। तो अभी तुम खुद बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तुम्हें क्या करना है, k क्रॉस b, k क्रॉस e, सॉरी, k क्रॉस, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, तो k क्रॉस b या b क्रॉस k, करो एक बार, k क्रॉस b करना, मेरे हिसाब से तो k क्रॉस b होना चाहिए 100%। चलो करो, k क्रॉस b करो, यहाँ पे करती हूँ भाई, मजा आ गया, ठीक है। देखते हैं रिवर्स में भी ट्रू आता है कि नहीं, आएगा, वैसे तो आना चाहिए, सारी मैथमेटिक्स है। के क्रॉस बी, देखो अब दोबारा मैं करने जा रही हूँ, ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है कितनी है, -x प्लस वाई। तो कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी के लिखना है, तो के कितना है 0 0, z कितना है 1, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी बच्चों, -1/√2, और ये 1/√2, और ये कितना हो गया 0, करना। अब तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड मिलनी चाहिए, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मिलनी चाहिए x प्लस वाई, करना, आई कैप एज इट इज, ये बंद ये बंद, ये 0, x प्लस वाई आएगा, x प्लस वाई आ रहा है इससे, x प्लस वाई कहाँ आ रहा है,
माइनस एक्स प्लस वाई आ रहा है इससे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है माइनस एक्स प्लस वाई। माइनस एक्स प्लस माइनस वाई आ रहा एक्स। है। तो इसका भी फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास, बी क्रॉस के, इसका फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए बी क्रॉस के। तो अभी तुम्हारे पास तीन फॉर्मूले हैं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं उन्हें, सब हो गया सॉर्टेड। कुछ भी पूछे तुमसे इस तरीके से जो कि दो डायरेक्शंस में हो, यूनिट वेक्टर्स में हो, तो तुम्हें हमेशा ये याद रखनी है। देखो ये इसमें ना यही क्वेश्चन है जो थोड़ा टफ है, बाकी तो मैंने देख ली वन लाइनर क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा है जो सोचने पे मजबूर करेगा। और यहाँ पे प्योरली मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है ही नहीं। तो देखो ई क्रॉस बी, के दे रहा है, ठीक है, के वेक्टर, ओके। और अभी हमने क्या निकाला था, यहाँ क्वेश्चन में पूछा है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड किसने दिया है, के क्रॉस ई ने, ठीक है। और अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो हमने पहले क्या रखा था, ये रहा बी क्रॉस के, तो ये भी ये रहा इस तरीके से, ये मेन है। ये तो हमेशा, ये तो तुम्हारा एकदम जो थ्योरी निकल के आई है वो ये आई है कि जो तुम्हारी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन जो मिलेगी वो तुम्हें ई क्रॉस बी से मिलेगी। बी क्रॉस ई बिल्कुल मत कर देना वरना गलत हो जाएगा। ई क्रॉस बी को हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर भी कहते हैं ना, कि ये तुम्हें बताएगी कि किस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रेवल कर रही है। तो ई क्रॉस बी इज ऑल्सो द पॉइंटिंग वेक्टर। अगर प्रॉपर टर्म पूछनी है तो ई क्रॉस बी क्या डिनोट कर रहा है, पॉइंटिंग वेक्टर। अब ये पॉइंटिंग वेक्टर क्या है कि ये बता रहा है कि तुम्हारी वेव की जो एनर्जी है जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, एनर्जी डेंसिटी का क्या मतलब है कि एनर्जी कहाँ ट्रेवल कर रही है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, जो के में है। तो ये लिख लो, के वेक्टर क्रॉस ई, यहाँ पे के है जो डायरेक्शन दिखा रही है, के क्रॉस ई बी, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ करो। फोर्थ एज इट इज सेम वन की तरह है, डू द फर्स्ट वन। हम ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए, भाई ऑप्शन ए देखो, पहले में जब ये था कि के एक्स प्लस ओमेगा टी थी, यानी डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस में थी, तो यहाँ भी यही है कि वाई प्लस सी तुम्हें दिया हुआ है, तो यानी जो वेव ट्रेवल कर रही है वो नेगेटिव आई एक्सिस में होगी, नेगेटिव आई एक्सिस में है ना, आई कैप में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा यहाँ पे माइनस साइन लगाना होगा, तो ई क्या की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -9 साइन, और जो तुम्हारा फेस है वो एज इट इज रहेगा। और डायरेक्शन अगर ये आई कैप में है और के कैप तुम्हारा वाई में है, सॉरी है ना, के कैप वाई डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड आई डायरेक्शन में है, तो तुम्हारी सिंपल सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड के कैप में होगी, परपेंडिकुलर, राइट। पांचवा करो।
इसमें देखो क्या है, इसमें सी की वैल्यू रखी गई है ना, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो ई नॉट की वैल्यू क्या रखोगे, बी निकालना है तो ई नॉट, बी नॉट कितना हो जाएगा, ई नॉट बाय सी। ठीक है, तो ई नॉट की वैल्यू और 1/c कितना होता है, कल तुमने पढ़ा था, सी की वैल्यू 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट ठीक है, एप्सिलॉन और तुम्हें बी की वैल्यू कितनी है, ई नॉट बाय सी, तो यानी ये कितना हो जाएगा, ई नॉट बोलो √μ0 है ना। तो तुम्हारे पास यानी बी और सी में से कोई एक ऑप्शन है, तो अब डायरेक्शन बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर जे है और वेव एक्स एक्सिस में है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होनी चाहिए, प्लस प्लस, तो दोनों प्लस ही है। प्लस के, डायरेक्शन, डायरेक्शन बचाना के कैप, तो देखो तुम्हारे पास दो प्लस ऑप्शन है, के या क्या? बी या सी। तो के एक्स देखो, जो वेव की जो डायरेक्शन है एक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जे है, मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इन के डायरेक्शन, ऑप्शन के इज करेक्ट, बी को आप नेग्लेक्ट कर। सिक्स, आप सिक्स वाले पे आइए। ये क्वेश्चन है एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी डेंसिटी की कल वैल्यू लिखवाई थी, बताओ एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बोलो। मैग्नेटिक फील्ड के लिए पूछा है, तो हमें सिंपल सी बात है, एनर्जी डेंसिटी भी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हुई होगी, तो एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होती है, 1/2 म्यू म्यू नॉट, नॉट इनटू सॉरी, बी। हाँ, एनर्जी डेंसिटी 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। आपके पास देखो एनर्जी डेंसिटी गिवन है, म्यू नॉट की वैल्यू भी पता है, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की, है ना, एम्पलीट्यूड आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का एक ही फॉर्मूले से। अब यहाँ पे तुम बोलोगे कि एनर्जी डेंसिटी मैंने टोटल लिखी है, एवरेज का क्या होता है, अगर एवरेज एनर्जी डेंसिटी दी हुई तो 1/4 म्यू नॉट, ये फर्क है, ये टोटल है, और अगर एवरेज होती तो ये 1/2 कितना हो जाता, 1/4 म्यू नॉट, बस इतना डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 7 करिए। मैग्नेटिक फील्ड के कैप में है, और सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के कैप में है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें है, तो बस तुम्हें क्या निकालना है, के डायरेक्शन, के कैप निकाल सकते हो, अभी मैंने ये फॉर्मूला दिया देखो, के कैप कैसे निकालोगे, ई क्रॉस बी करके, आ गया ना क्वेश्चन 7, मतलब इसी फॉर्मूले पे ही आ रहे हैं, तो ई क्रॉस बी करके के कैप निकालो और फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालो। चलिए करिए, यस मैम। क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
मैम ऑप्शन है। वेरी गुड भाई, ऑप्शन है एकदम सही बोला, एकदम सही। जब ई क्रॉस बी करोगे तो यू विल गेट बी किया तो ई क्रॉस बी करके देख लो, आई कैप जे कैप कैप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ के कैप में है, तो ये कितना हो जाएगा 0 0 1, और ये कितना हो जाएगा ई क्रॉस बी करना है, ये है तुम्हारा 2 -2 और ये 0। तो आई कैप में यानी ये तुम्हें देगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो आई कैप में कितना है +2 और -j कैप, जे कैप में कितना हो गया +2, ये तुम्हारा जे कैप दिस और दिस 0 और -2, राइट, ये -2 हो गया, तो दोनों प्लस हो गए यानी 2 आई कैप +2 जे कैप, है ना। तो ये है हो गया तुम्हारा वेक्टर। अब इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, चलो 2 कॉमन ले लेती हूँ, आई प्लस जे कैप और 2 2 जा 4। अब इसका देखो कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। अब इसका वेक्टर आ गया तुम्हारे पास ये, अब यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालो 2 √4 + 4 यानी 2√2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आया 1/√2 आई प्लस जे कैप। वेरी गुड, देख लो यहाँ से ही सवाल आ रहे हैं। अगली साल तुमसे पूछ लिया था कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो ये तीनों फॉर्मूले हैं, इनको रिवाइज कैसे भी याद कर लो। ठीक है, बाकी के तुम लोग सॉल्व कर लोगे इसी तरीके से ही है। 8 9 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, तुम्हें देखने को मिलेंगे सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, 1 2 मैं थ्योरी के सवाल ले लेती हूँ, देख लेते हैं एक बार थ्योरी। ठीक है, ईएम वेव्स थ्योरी, क्वेश्चन नंबर 36 बोलो। Propagation of EM waves in a medium, electric energy density is double of the magnetic energy density, या इक्वल रहेगी, या दोनों डेंसिटी 0 रहेंगी, या क्या रहेगा बताओ, क्या होना चाहिए। एनर्जी डेंसिटी जो थी तुम्हारी क्या आई थी 1/2, टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या थी, या तो 1/2 μ0 रहेगी, या टोटल एनर्जी कितनी रहेगी 1/2 ε0 E², है ना। इन दोनों ये टोटल थी। जब मैंने बोला कि जब एवरेज आएगी तो वो कितना था, दोनों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था 1/4, और यहाँ पे कितना हो गया था 1/4, है ना। तो दोनों एनर्जी डेंसिटी कैसे डिवाइड होगी, बराबर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 41 बोलो। ऑप्शन डी। हाँ, एक एक करके पढ़ते हैं। क्या ईएम वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स है। False. EM waves are longitudinal waves। गलत है। वेरी गुड, कल ही बताया था ट्रांसवर्स है। EM waves are produced by charge moving with uniform velocity। गलत है। False. गलत है। कौन से चार्ज से प्रोड्यूस हो सकती है, एक्सीलरेटेड चार्ज, है ना, कल कल पढ़ा है हमने Yes. कि एक्सीलरेटेड चार्ज होगा Yes. तभी फील्ड बन सकती है। ठीक है, डी बताओ। True. कल ये पढ़ा है सही है। एनर्जी और मोमेंटा दोनों होगा। तो देख लो थ्योरी इनफ है जो तुमने कर ली, और तुम्हें कहीं से और कोई सवाल नहीं करना, बस ये PYQ तुम्हारे लिए मोर देन इनफ है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लो।
EM wave has the electric and magnetic field vector which are always perpendicular. तो direction of polarization ओहो तो अभी इसको छोड़ो. This is question from waves. ठीक है. चलिए 44 और 45 बताइए. This question is also out of syllabus. ये बताओ. सर फ्रीक्वेंसी में वो पता है ना रिलेशन. वेलोसिटी बराबर होगी वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी लैम्डा अपॉन सी या वेलोसिटी ऑफ मीडियम जो जिसमें भी कैलकुलेट कर रहे हो. ये रिलेशन कैसे याद रखोगे. मैं जैसे याद रखती हूँ. देखो वेलोसिटी किसके बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो लैम्डा की यूनिट्स भी डिस्टेंस की होती है. तो ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस लैम्डा है ना. लैम्डा वेवलेंथ है भाई. कितनी दूर तक कोई भी चीज ट्रेवल कर रही है वही वेवलेंथ. और टाइम 1 अपॉन टाइम क्या हो जाता है फ्रीक्वेंसी. तो वेलोसिटी देखो क्या हो गया लैम्डा फ्रीक्वेंसी. तो वहां से तुम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो. तो अब 44 क्वेश्चन करो. एक ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी है इतनी. एक वैक्यूम से डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जा रही है जिसका परमिटिविटी तुम्हें गिवन है. परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन. तो अभी बताओ कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा. क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होती है मीडियम के साथ. ये क्वेश्चन है. मीडियम के साथ क्या चेंज होगा फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ. फ्रीक्वेंसी मीडियम के साथ चेंज नहीं होगी. तो ये यहाँ से तुम्हें ये सब ये याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी मीडियम के साथ चेंज नहीं होगी. तो ऑप्शन देखो जहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ चेंज होगी तो ये नहीं हो सकता. फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज तो ये हो सकता इसके चांसेस हैं. और फ्रीक्वेंसी रिमेन्स बिकेम ये नहीं हो सकता. और फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज यानी तुम्हारे पास ए या सी में से कोई एक ऑप्शन है. तो अभी देखना एक में हाफ है और एक में डबल है. तो किसी मीडियम में वैक्यूम से अगर किसी मीडियम में जाओगे तो वहां पे तुम्हारी लैम्डा पे क्या फर्क पड़ेगा वेवलेंथ पे. कम होगा. देखो जब स्पीड ऑफ लाइट किसी दूसरे मीडियम में जाएगी तो कम हो जाएगी. अगर लैम्डा और वेलोसिटी का रिलेशन देखें तो क्या है वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी. ठीक है वेलोसिटी इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन फ्रीक्वेंसी. क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा वेलोसिटी के. यानी अगर तुम किसी ऐसे मीडियम में जाओगे जिसमें क्या हो वेलोसिटी चेंज हो जाए है ना. अगर किसी डायरेक्टली मीडियम में गए तो वहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी. तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ क्या हो जानी चाहिए कम हो जानी चाहिए. तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए ए ऑप्शन. एक सेकंड. ऑप्शन में हाँ ए ही होना चाहिए. बिल्कुल ठीक है. आंसर हमारा एकदम सही आ रहा है. तो क्या हो जाएगा हाफ. बाकी फॉर्मूला कैसे निकालोगे. फॉर्मूला क्या है इसका ये तो चलो हमने एनालाइज कर लिया. बाकी सी का फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन म्यू नॉट एल नॉट है ना. तो एक बात बताओ अगर म्यू नॉट बढ़ गया ये तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट बढ़ गया तो सी क्या हो गई कम हो गई ना. सी कम हो गई
और लैम्डा और तुम्हारे उसमें वेलोसिटी में क्या है, इनवर्सली रिलेशन है, ये याद रखना। वेलोसिटी और लैम्डा में इनवर्स रिलेशन। हो गया, तो ये कम हो जाएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, एक सेकेंड, ये वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम है ना, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। अब ठीक है, ठीक है। अगर ये कम हो गई तो लैम्डा भी क्या हो जाएगी तुम्हारी, कम हो जाएगी। वेलोसिटी कम हो गई तो लैम्डा भी कम होगी। देखो क्या बोला है, मैंने क्या फॉर्मूला बताया है अभी तुम्हें, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला बताया था, लैम्डा अपॉन, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा अपॉन टाइम, या लिख सकते हो लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, वेलोसिटी इक्वल्स टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी और लैम्डा में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन है ना। तो अब यहाँ से देख लो, 1/c/μ0 से अगर तुमने एप्सिलॉन नॉट बढ़ा दिया तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, यानी वेलोसिटी कम हो गई। तो वेलोसिटी के कम होने से सिंपल सी बात है, तुम्हारा वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डबल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही हाफ होना चाहिए। ये देखो, ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे यूनिट्स, पर ये इतनी जरूरी नहीं है, रटना मत। अगर कोई ऐसा ट्रिक मिल जाए जिससे तुम्हें ये पता चल जाए कि हाँ इतने मीटर्स का होता है तो देख लेना, पर वेवलेंथ जरूर पता होनी चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन ये तो जरूर देखने को मिल सकते हैं, ऐसे शायद नहीं मिलेंगे देखने के लिए, पर ये जरूर मिलेगा। 47 वाला जो है ये जरूर मिलेगा। तो कल हमने पढ़ा था, तो सबसे कुछ ऐसी आई थी कि यहाँ पे गामा था, गामा से हम रेडियो पे गए थे, इतना याद रख लो। सबसे लास्ट आता है यहाँ पे गामा, ये आता है तुम्हारा रेडियो। सबसे ज्यादा वेवलेंथ मैंने किसकी बताई थी, रेडियो वेव्स की, है ना, कि रेडियो वेव्स दूर तक ट्रेवल करती हैं, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी रेडियो वेव्स। तो अब वेवलेंथ में ही पूछा है, तो देख लो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेडियो वेव्स की। ऑप्शन बी, बोलो, ऑप्शन बी। यस मैम। देखना ही नहीं पड़ा और तो, कल हमने सबसे एक्सट्रीम वाला देख लिया था कि सबसे कम गामा की है और सबसे ज्यादा रेडियो वेव के नीचे माइक्रोवेव आती हैं और गामा के ऊपर एक्सरेज आती हैं, है ना। बीच में अब तुम्हारे इन माइक्रो और एक्सरे के बीच में तुम्हारी इंफ्रारेड। अब देखो मुझे एक बात बताओ, विजिबल रे और इंफ्रारेड रे, इनमें कौन सी, किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। विजिबल रे कौन सी होती है तुम्हारे पास, पढ़ते आए हो अभी तक, विजिबल रे होता है, में तुम्हारा क्या आता है, रेड। लास्ट में क्या आता है, रेड, यानी रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। फिर विजिबल के बाद एक टर्म आती है इंफ्रारेड। मुझे बताओ इंफ्रारेड की ज्यादा होगी या विजिबल की ज्यादा होगी। विजिबल का लास्ट टर्म आके रुका रेड पे, तो यानी रेड के बाद एक और यूनिट आएगी विच इज इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड की वेवलेंथ विजिबल से ज्यादा है, तो माइक्रोवेव के नीचे कौन सी रेज आ जाएंगी, इंफ्रारेड। याद करने का तरीका, इंफ्रारेड के नीचे कौन सी आएंगी तुम्हारी, विजिबल रेज। तो इतना तो हमने देख लिया, और इससे ज्यादा तो कुछ मुझे एक आध दो रह गई तो वो तुम देख लेना। एट देख लो कि किसको यूज करने में, कौन सी एप्लीकेशन ऑफ वेव्स कहाँ यूज करी जाएंगी। रेडार कहाँ यूज होंगी, रडार और सोनार, रेडियो वेव, ये तो ट्रेंड। सोनार के लिए कौन सी वेव यूज होती है, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड है यहाँ पे, हाँ है ऑप्शन। ऑप्टिकल फाइबर के लिए तो
ऑप्टिकल फाइबर, नाम में ही ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल फाइबर, तो किस पे करनी चाहिए? ऑप्टिकल फाइबर, इंफ्रारेड। यानी जो तुम्हारा विजिबल रीजन है उसको हम ऑप्टिकल रीजन भी तो बोलते हैं कि हम देख पाए, उसके जस्ट अबव तुम्हारा इंफ्रारेड रीजन है। तो ऑप्टिकल फाइबर का तो नाम से तुम्हें पता चल रहा है कि इंफ्रारेड रीजन होना चाहिए, है ना। और यस। अब मैंने रेडियो वेव्स का क्या बताया था कि तुम्हारे जो भी ट्रांसमीटर सिग्नल्स हैं, है ना, वो सब किस पे वर्क करते हैं? रेडियो वेव्स पे। रेडियो इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो ट्रांसमीटर और इन पे वर्क करती है? ट्रांसमीटर वगैरह पे, ट्रांसफॉर्मर में जो चीज मतलब रिसीविंग एंड पे हो, जैसे रिसीवर होता है ना, एंटीना, तो ऐसी कौन सी चीज? मोबाइल फोन भी तो है, रडार। इनके टावर होते हैं ना, मोबाइल फोन, सिग्नल्स टावर। मोबाइल फोन किस पे वर्क करते हैं? रेडियो वेव पे तो वर्क करता है। तो मोबाइल फोन का क्या हो गया? रेडियो वेव। और क्या बची? सोनार का तुमने बता ही दिया था, अल्ट्रासाउंड। ये तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ए का तो तुम्हारा होना चाहिए क्यू, तो दो ऑप्शन है, ए और सी। बी का एस, तो बी यानी रडार का भी, हाँ रडार का भी बिल्कुल सही बोला तुमने, रेडियो वेव। तो देखो बी भी इन्होंने एकदम वो कर दिया कि बी तो सभी को पता होगा, रडार का रेडियो। ठीक है, अब ये पूछना चाह रहा है सी में और डी में, तो सोनार का अल्ट्रासाउंड है यानी पी, ऑप्शन नंबर सी। तो यही इंपॉर्टेंट है। एक्सरे एक होगी तुम्हारी एक्सरे, एक होती है गामा। तो एक्सरे देखो बच्चों किसके लिए काम आती है? मेडिकल उसमें काम आएगी। एक्सरे का सबसे बड़ा क्या है कि मेडिकल ट्रीटमेंट में काम आएगी। ठीक है, तो ये हो जाती है। हो गया तुम्हारा। हट गया देखिए। अब देखो ये दोबारा आ गया ईएम रेडिएशन। अच्छा एनर्जी पे है, तो अभी इसको रहने दो, एनर्जी वाला नहीं करेंगे। चलो 2016, माइक्रोवेव किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? यहाँ से देखो थ्योरी के क्वेश्चन ही आएंगे, इसलिए जरूरी भी है। माइक्रोवेव जो है किस प्रिंसिपल पर वर्क करेगा? ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन, गिविंग ट्रांसलेशनल एनर्जी, गिविंग रोटेशनल एनर्जी। माइक्रोवेव में खाना रखते हैं तो खाना क्या करता है? पक जाता है। गर्म हो जाता है। गर्म तो हो ही जाएगा, गर्म तो होना ही है। देखो तो किस प्रिंसिपल पे एक्ट करता है, मुझे पता नहीं है क्यों आ गया, क्वेश्चन आना तो नहीं चाहिए था। वाइब्रेशन एनर्जी को, गिविंग वाइब्रेशनल एनर्जी टू द वाटर मॉलिक्यूल्स की, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें वाइब्रेशन, हो सकता है कि एनसीईआरटी की थ्योरी में हो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये हो सकता है। याद करने को ये अपनी मेमोरी में रिटेन कर लो, हो सकता है दोबारा पूछ ले, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, थ्योरी के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आ गया है ना, आ गया, क्वेश्चन आ गया। तो देखो एक्सरे के लिए, टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन या टू डिटेक्ट फ्रैक्चर ऑफ बोन्स। एक्सरे कराते हैं ना तो उसमें डिटेक्ट ही तो करते हैं चीजों को, एक्सरे के लिए। यस। ठीक है, और यूवी रेज ऑब्जर्व बाय ओजोन लेयर का सबसे बड़ा काम, यूवी रेज को क्या करती है? ऑब्जर्व, है ना भाई, बोलते हैं ना कि ओजोन लेयर कम हो गई, भाई उसके लिए इतना खतरा क्यों है? क्योंकि सन से आने वाली यूवी रेज सीधी आती एटमॉस्फेयर पे ना पड़े, तो इसलिए ओजोन लेयर यूवी रेज हो गया। रेडियो वेव्स फॉर ब्रॉडकास्टिंग, है ना, तो सबसे देखो इसी से निकल गया, रेडियो वेव्स फॉर ब्रॉडकास्टिंग। अब दो ऑप्शंस, एक्सरे किसके लिए? डिटेक्ट के लिए, क्या होना चाहिए? जैसे एक्सरे तुम्हारा डिटेक्शन के काम आएगा, क्योंकि अल्ट्रासाउंड कराते हो, एक्सरे कराते हो, तो सब इसलिए। इंफ्रारेड बचा, ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेन, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लो। इंफ्रारेड किसके लिए है? ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन। हो गया। देखो तुमने याद रखने की भी जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की चीजें नहीं है,
यूवी रेज कैसे याद रखोगे? ओजोन लेयर से। एक्सरे तुम्हें पता है कि एक्सरे करा के लेके आते हैं, फिर डॉक्टर ऐसे करके कुछ चेक करता है क्या आया है, डिटेक्ट करता है बोन स्ट्रक्चर को। और इंफ्रारेड उसका भाई उसके फ्रैक्चर्स को, मस्कुलर स्ट्रेन को। हाँ नहीं, इंफ्रारेड का काम है मस्कुलर स्ट्रेन को हीट करना। इंफ्रारेड हीट करेगी तो जो मस्कुलर पेन होगा ना उसको ठीक करेगी। अब देखो, ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन क्या है? मस्कुलर पेन। अब तो वही चीज है ये कि इंफ्रारेड की जो वेव है जिससे हीट निकलेगी उससे तुम अपना मस्कुलर पेन जो है ठीक कर सकते हो। अब इसका तुम एक चीज सोचो, मस्कुलर, ये कॉमन सेंस भी है कि मस्कुलर पेन है जो तुम्हें ठीक करना है, जो कि हीट से सही होगा। तो तुम किसकी हीट दोगे? जो तुम्हें हार्मफुल ना हो। जैसे अगर तुम एक्सरे हीट देने लगे तो भाई एक्सरे तो तुम्हारी स्किन में पेनिट्रेट कर जाएगा, क्यों? इलेक्ट्रॉनिक वेव होती है ना, तो ना। और जो ज्यादा यूवी रेज है वो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल है। तो या तो तुम्हारी विजिबल रेज होंगी या फिर इंफ्रारेड। तो कौन सी रेज मिली? इंफ्रारेड ऑप्शन में है, तो इंफ्रारेड की जो हीट है उससे तुम अपना मस्कुलर पेन ठीक कर सकते हो। तो ये एक कॉमन सेंस था। और क्या है? क्वेश्चन नंबर 53। ये तो आइसोटॉप से है, नहीं छोड़ो। ये शायद ना 2014 से पहले कुछ अलग सिलेबस होगा। यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स वगैरह का कुछ है जो अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो नहीं पढ़ना ये फालतू का। फोटोन्स ऑफ रेडिएशन, हाँ ये बताओ। फोटोन्स ऑफ ईएम रेडिएशन, नहीं ये उसका है। बस हो गया तुम्हारा थ्योरी वाला पार्ट भी कंप्लीट। इससे ज्यादा थ्योरी नहीं करनी है। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो तुम एक बार लगा के जरूर देख लेना, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, बोलो? ऑप्टिक्स। यस, अगली क्लास में हम लोग, मैं वैसे आज ही स्टार्ट कराने वाली थी, पर ठीक है। मीटिंग चलती रहती है। नहीं भाई, मेरी वॉइस तो ठीक आ रही है सुरेंद्र, तुम्हारे वहां ना टावर सही नहीं लगे हुए मुझे लग रहा है, जहाँ तुम बैठते हो। अपने उनको बोलो, तो जो भी तुम्हारे म्यूनसिपैलिटी में जो भी है, कि हमारे यहाँ ना टावर कम है, रिसीविंग एंटीनाज में अच्छे से रिसीवर रिसीवर वो नहीं कर रहे, रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक है, जोक्स अपार्ट, अभी तुम्हारा जो होमवर्क है वो होमवर्क सुन लो बस। जो मैं होमवर्क दूँ वो कर लिया करो। ऐसे मत बोला, ऐसे मत सोचा करो कि अभी ठीक है चल रहा है कर लेंगे। तो सबसे पहले अभी तुम्हारा होमवर्क 12th से नहीं है, 12th में करेंगे धीरे धीरे। अभी तुम्हारा होमवर्क है वर्क पावर एनर्जी, ठीक है? तो मॉड्यूल से तुम्हें वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ 11वीं भी तुम साथ में लेके चलो। 12th तो हम कर लेंगे, मुझे पता है बहुत टाइम है, 12th तो मैं करा दूंगी। तो 11वीं का वर्क पावर एनर्जी तुम्हें उठाना है। संडे भी है, कल तुम्हारी कोई क्लास नहीं है, तो सैटरडे संडे बैठो और अपना वर्क पावर एनर्जी को पढ़ो। पर वो तभी आएगी जब एनएलएम आएगा। अगर एनएलएम की कॉन्सेप्ट वीक है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? और जो जेई वाला ग्रुप है उसमें तुम एक्टिव हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें देख रही हूँ सिर्फ और सिर्फ जो BO3 वाले बच्चे हैं वो एक्टिव है। तुम लोगों में से किसी का भी कोई सवाल नहीं आता है कि मैम ये बता दो, सर ये बता दो। किसी कोई बच्चा तुम में से कोई एक्टिव ही नहीं है, कोई आंसर ही नहीं पूछता, क्वेश्चन नहीं पूछता। सॉरी, आंसर तो क्या पूछोगे, कोई पूछता ही नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं पूछते? तुम्हें उस जो फैसिलिटी मिली है उसका फायदा नहीं उठाना? क्यों उठाना? तो क्यों नहीं पूछते हो, बताओ? तो पूछना शुरू करो। सारे टीचर्स बैठे हैं तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। क्लास 11 का पढ़ो और जो भी डाउट्स आए ग्रुप पे ड्रॉप करो, ठीक है? टीचर्स आर अवेलेबल, तो तुम्हें जरूर रिप्लाई करेंगे। हम पूछ लेंगे। ओके मैम। हाँ पूछो भाई, पूछो, चलो ठीक है। और होमवर्क मॉड्यूल्स में से उठा लेना, उसी को ही रीड करना है। कुछ ओके पीवाई क्यूज करेंगे जब भी मैं कराऊंगी। मैं पीवाई क्यू सीरीज ही चला रही हूँ 11th के लिए, और पीवाई क्यूज करेंगे मस्त वर्क पावर एनर्जी के। तो अच्छे से पढ़ के आना कि क्वेश्चंस करने में तुम्हें मजा भी आए, है ना?
Yes, ma'am. Okay. See you everyone. Bye. Bye, Good night. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.